हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश यादव है। लोग मुझे धुलेरा मैन भी बोलते हैं। और आज मेरे सामने जो इन्वेस्टर्स के बहुत सारे सवाल हैं, मतलब आज करीबन 1500 प्लस प्लॉट्स हमने पिछले 1.5 साल में बेचे हैं। तो इस दौरान दुनिया भर के सवाल हैं जो इन्वेस्टर्स मेरे साथ में करते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब देने ही मैं आज आपके सामने बैठा हूं अभी। और मैं क्विकली ब्रीफ करूंगा कि धुलेरा क्या है, क्या इसमें गवर्नमेंट प्लानिंग है, और उसके बाद में आपके सारे जो सवाल हैं उन पे हम बात करते हैं। तो मैं अगर बात करूं धुलेरा, तो धुलेरा बेसिकली इसमें दो चीज़ों के लिए बहुत ही पॉपुलर है। फर्स्ट, इट इज़ ए प्लान्ड सिटी, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी जा चुकी है। 2012 से लेकर 2017 के बीच में हेल्क्रो करके कंपनी है, उसने पूरी प्लानिंग करी है। सेकेंडली, इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे आपका सेमीकंडक्टर, एविएशन, एयरक्राफ्ट, डिफेंस, फार्मा, बायोटेक, IT, BPO, KPO, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप ये समझिए कि ये जॉब्स के मामले में तो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव को टक्कर देगा, और प्लानिंग के मामले में ये सिंगापुर को और शंघाई को टक्कर देगा। तो इस तरीके का एक शहर बन रहा अपना गुजरात में, अहमदाबाद के पास में धुलेरा। जो लोग आज यहाँ पे सालाना 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो दिल्ली NCR के लोग हैं, इन्होंने अपने सामने गुड़गांव को, नोएडा को ग्रो होते देखा है। मैं अभी परसों के इवेंट में ही अगर मैं बात करूं तो एक सदाजी से मिला था, जिन्होंने 1986 में DLF में 600 रुपए गज के हिसाब से रेट लिया था प्लॉट। सेम चीज आज 6 लाख रुपए की है। तो मतलब 40 साल में उन्होंने 600 रुपए से 6 लाख रुपए तक का एप्रिसिएशन देखा है, 1000 टाइम्स का। यहाँ के लोगों को, दिल्ली NCR के लोगों को पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ किसी भी सिटी के इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करने का जो पावर है वो पता है। काफी लोगों ने इस चीज को या तो खुद विटनेस किया है या एटलीस्ट सुना है उस चीजों को। दूसरा क्या है कि जहां पर आज गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर एक मैच्योर मार्केट बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लीनियर ग्रोथ आती है। वेयर धुलेरा क्योंकि आज इनिशियल फेज में है, तो यहाँ पर जो भी आपकी ग्रोथ आएगी वो सारी एक्सपोनेंशियल आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है कि धुलेरा की जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो आज भी बहुत ही कम प्राइसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं बात करूं तो लगभग अपने को 5000, 6000, 7000, 8000 या 9000 रुपए तक के पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे मिल जाते हैं, जो हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते इस तरीके के रेट। तो ये जो 3-4 मेन रीजन है जिसके चलते वहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें सरकार का क्या रोल है और किस तरीके से ये सिटी ग्रो कर रहा है, उन पे सब पे भी मैं बात करूं तो पहली चीज, इसको भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर डेवलप कर रही है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसमें 49% की स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 51% की स्टेक होल्डर है आपके स्टेट ऑफ गुजरात। दोनों मिलकर इस चीज को कर रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है, एक्टिवेशन एरिया में है, एंड सिमिलर डेवलपमेंट पूरे के पूरे आपका उसमें धुलेरा SIR के अंदर रहेगा। तीसरा, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कानून जिसको SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बोलते हैं, जो मेक श्योर करता है कि कल को कोई भी गवर्नमेंट चेंज होते हैं तो इस सिटी की, इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े। तो वो SIR एक्ट जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं पे लगा हुआ है। और चौथा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि यहाँ पर आपको धुलेरा में अच्छा बिजनेस ग्रो करने का मौका मिले। अब कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो इस सिटी के डेवलपमेंट से पहले हर तरीके की कनेक्टिविटी, भले ही वो आपकी रेल की हो, एयर की हो, मेट्रो हो, वो सारी की सारी दी जा रही है। अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो आज भले ही स्टेट हाईवे के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी है अहमदाबाद से, जो कि लगभग 109 किलोमीटर पड़ जाता है, 2 से ढाई घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन एक नया एक्सप्रेसवे है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आपका दिसंबर 2025 तक वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और जिस दिन वो कनेक्ट हो गया तो डिस्टेंस आपकी अहमदाबाद से इसकी 70 किलोमीटर रह जाएगी और टाइम 1 घंटे से भी कम का लगेगा। इस तरीके से ये एक अहमदाबाद का ट्विन सिटी भी बन जाएगा। अगर एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो रनवे का काम कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो रखा है। अगले साल दिसंबर तक इसके रनवे की टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, ये सारा काम हो चुका होगा और दिसंबर 2027 तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। रेल की मैं अगर बात करूं तो भीमनाथ, जो कि एक अहमदाबाद के पास में DFC का स्टेशन पड़ता है, उसकी कनेक्टिविटी का काम ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। सी पोर्ट की मैं बात करूं तो भावनगर, जो यहाँ से 65 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे जो सी पोर्ट है वो इसको एज ए इनिशियल सी पोर्ट सर्व करेगा। और मेट्रो के लिए भी प्रॉपर लैंड एलोकेट कर दी गई है, जो आने वाले टाइम में उसमें भी कभी भी काम शुरू हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का, जो 91,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
और टाटा सेमीकंडक्टर अपनी 120 एंसिलरी यूनिट्स के साथ में जब ये 2028 तक फुल्ली ऑपरेशनल होगा, तब लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करेगा। और इसके अलावा आपका जो टाटा का ही दूसरा डिफेंस एयरक्राफ्ट का जो यूनिट है उसकी हम बात करें, जो अभी आपका वडोदरा में तो स्टार्ट हो भी चुका है और 2028 तक आते आते धुलेरा में भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका एयरबस एंड बोइंग का जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब है, MRO हब जिसको बोल सकते हैं, वो इसमें बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। एयरपोर्ट अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। रिन्यू पावर जो कि अभी पार्शियली ऑपरेशनल है, जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगी तो ये भी 10,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। आइनॉक्स एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो वो भी इस पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। जबील करके एक और कंपनी है जो 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। मारुति ने भी अभी उसके लिए जगह को सर्च कर रही है, आई थिंक वो फाइनल स्टेज पे ही है। इसी तरीके से एयरपोर्ट और एरोसिटी को मिला के कुल मिला के यहाँ पे 2030 तक आते आते 1.5 लाख लोगों की जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी होंगी। अब मैं बात करूँ धुलेरा के जो ग्रोथ फेजेस क्या है। धुलेरा मेनली 3 स्टेजेस में ग्रो कर रहा है। पहला स्टेज 2030 तक है जिसमें लगभग 1.5 लाख जॉब्स रहेंगी। सेकंड फेज 2035 तक जिसमें 10 लाख जॉब्स रहेंगी और फाइनल फेज 2040 तक रहेगा जिसमें लगभग आपकी 20 लाख जॉब्स रहेंगी। अगर जैसे अभी इन्वेस्टर्स पूछते हैं मेरे से काफ़ी बार पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस अगले 5 साल में क्यों बढ़ेंगे, तो मैं उनको हमेशा ये बात करता हूँ कि अगले 15 साल की बात नहीं करते हैं, अगले 5 साल की भी अगर बात करते हैं तो उसमें इस साल 2025 की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो रहा है। 2026 की बात करें तो आपका रनवे की टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। 2027 की बात करें तो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो रहा है। 2028 की बात करें तो टाटा सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। 2029 की बात करें तो आपका जो MRO हब है, डिफेंस एयरक्राफ्ट है, वो सारा तैयार हो रहा है। 2030 तक की बात करें तो जो सारा का सारा सोशल इंफ्रा जिसमें आपका 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स आ गए, एरोसिटी आ गया, कॉलेज आ गया, स्कूल आ गए, हॉस्पिटल आ गए, वो सारे तैयार हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को एलिवेट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस अप्रिशिएट करेंगे। एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का जो इम्पैक्ट किस तरीके से रियल एस्टेट पे पड़ता है वो तो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पे खुद विटनेस किया। 2 साल पहले जो प्रॉपर्टी 100 रुपए की मिलती थी आज वो 200 रुपए की हो चुकी है। अगर रनवे की टेस्टिंग किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये इसका हम जेवर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में जब फ्लाइट के मतलब लैंडिंग हुई थी उससे आज तक प्रॉपर्टी के प्राइस काफ़ी डबल हो चुके हैं लगभग, और जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो ये भी काफ़ी इसमें एलिवेट करेगा। तो इसी तरीके से आज अगर हम वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले 5 साल में 4-5 गुना या 10 साल में 10 गुना होना तय है धुलेरा में, बिकॉज ऑफ दीज 5 years ग्रोथ स्टोरी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि आज वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट ये समझो कि लगभग 1200-1500 लोग हैं जो रिन्यू पावर में काम कर रहे हैं। अगले 3 से 5 साल का वो पीरियड रहेगा जब वहाँ पे एंड यूजर्स शिफ्ट होना शुरू होंगे, जब वहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर के लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे, डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम कर रहे होंगे। सो इन्वेस्टर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम होल्ड करना चाहिए। वैसे तो मेरा इसमें आपको मैं बोलूँगा कि लॉन्गर इज़ बेटर, क्योंकि जिन लोगों ने एग्जांपल के तौर पे 600 रुपये की DLF की प्रॉपर्टी ली थी आज वो 6 लाख रुपए पे पहुंचे हैं तो वो हमेशा बेटर है। लेकिन जो 1 लाख रुपए के रेट पे बेच गया वो भी फायदे में है, 2 लाख रुपए की रेट पे बेच गया वो भी फायदे में रह गया। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि धुलेरा की प्रॉपर्टी को आपको ऑन ए मिनिमम साइड 5 साल तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा पैसा लगा रहे हो जो 5 साल में आपको इन बिटवीन जरूरत पड़ेगी तो मेरा सजेशन है फिर आप धुलेरा में मत लगाइए, क्योंकि धुलेरा में एंड यूज़र जो है उसको आने में 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। 2027 मतलब 2028, 29, 30 आई वुड से 29-30 विल बी द राइट टाइम जहाँ पर टाटा सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम, डिफेंस एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम, एयरपोर्ट का इकोसिस्टम तैयार होगा और उसी टाइम पे ही एक स्किल्ड वर्कफोर्स माइग्रेट वहाँ पे होगी, जिसकी वजह से जो लोग आज वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली रीसेल होगी एंड यूजर से। उससे पहले अगर किसी को बेचेंगे तो वो कोई ना कोई इन्वेस्टर से होगा और इन्वेस्टर से आप पैसा नहीं कमा सकते, आप पैसा कमा सकते हो एंड यूजर से। तो 5 से 10 साल का होराइजन सबसे बढ़िया है, बट ऑन ए मिनिमम साइड भी मैं बात करूं तो 5 साल का अपने पास में होराइजन होना ही होना चाहिए। अब एक सवाल घूम फिर के बहुत आता है हमारे पास में, जैसे कि कोई कहता है कि जी आप प्रॉपर्टी 8,000 के रेट पे दे रहे हो, वहाँ तो 5,000 की भी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, मिलती है, ऐसा भी होता है। हमने खुद वहाँ पे 5,000 के रेट पे, 5,000 का इनफैक्ट हमने तो 4,000 के रेट पे भी बेचे हैं आज से 1.5 साल पहले। और आज भी अगर मैं बात करूं तो 4,000-5,000 रुपए के रेट पे, पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन देयर इज़ ए होल लॉट ऑफ डिफरेंस जिसके बारे में मैं आपको बात करूं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर 2 तरीके के डेवलपमेंट होता है। एक होता है बेसिक डेवलपमेंट, जहाँ पर डेवलपर खुद ही बोल रहा है
कि मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर बिजली, पानी, रोड, प्रोजेक्ट की बाउंड्री, प्लॉट की डिमार्केशन और पार्क, ये चीज़ें करके दूंगा। इसके अलावा कोई आपको एडवांस एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी। वर्सेस एक और दूसरा प्रोजेक्ट जो अच्छा बड़े साइज में लैंड पार्सल में 35-40 एकड़ के लैंड पार्सल में है, जहां पर डेवलपर आपको कमिट कर रहा है कि मैं आपको क्लब हाउस भी दूंगा, स्विमिंग पूल भी दूंगा, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मंदिर, आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर, प्ले ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ट्रायंगुलर पार्क, शॉपिंग सेंटर। तो ये जो एमिनिटीज़ होती हैं ये प्राइस को वेरी करते हैं। अब दूसरा जो वेरिएशन आता है वो आता है बिकॉज ऑफ लोकेशन। आज अगर हम बात करें तो वहाँ की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है पीपली फेदरा रोड। पीपली फेदरा रोड पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप बैंग ऑन अगर आप लेते हो या इवन 500-700 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर भी लेते हो तो वो प्रॉपर्टी आपको कंपैरेटिवली महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन। तो दूसरा आपका लोकेशन है। तो ये दो चीज़ वैसे भी मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि आज वहाँ पर हजारों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो 1500 तो हमने ही बेचे हैं, बट अगर मैं पिछले साल 1.5 साल की बात करूँ तो कम से कम वहाँ पे 15,000 प्लॉट बिके होंगे। एप्रिसिएशन सब में आएगा, लेकिन उन प्लॉट्स में, उन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा आएगा जो एक तो उनकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, जैसे पीपली फेदरा के आसपास हैं, खासकर पीपली चौक के पास हैं, वो तो सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। दूसरी, उन प्रोजेक्ट्स में जो बड़े साइज में हैं, लार्ज स्केल में हैं, बड़ी एमिनिटीज़ के साथ में हैं। तो जब एंड यूज़र के पास में कंपेयर करने की चीज़ें होंगे ना कि एक प्रोजेक्ट जो 15 किलोमीटर दूर जाके है, एक बैंगन एक्सप्रेसवे के पास में है, एक प्रोजेक्ट जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हैं वर्सेस एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी एडवांस एमिनिटीज़ हैं, वो सारी मिलती हैं, तो वो प्राइस उसकी जो डिमांड है वो पहले आएगी, उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू द बेसिक डेवलपमेंट। तो ये रीजंस होते हैं आपके वहाँ पे प्राइस डिफरेंस होने के। दूसरा, अब बात करते हैं कि जो एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है इसकी ग्रोथ स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए क्या है कि आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि एक हमें स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है तो हम अपना इंडस्ट्री सेटअप है वो जल्दी कर सकें। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आज कनेक्टिविटी स्टेट हाईवे के थ्रू है, जो मतलब उतने बेटर कनेक्टिविटी नहीं देते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे की जैसे ही कनेक्टिविटी है तो बहुत सारी जो कंपनी, जो हैवी इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, वो अपना वहाँ पे मटेरियल शिफ्ट करना शुरू कर रही होंगी, उनकी ग्रोथ उन पे जल्दी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, ये अहमदाबाद के साथ में एक ट्विन सिटी का भी काम कर रहा होगा। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मतलब ओपनिंग से, जो कि 2026 और 2027 में रिस्पेक्टिवली रहेगी, इसकी ओपनिंग से इसकी विसिनिटी में जहाँ पर आपकी जो चीज़ें आ रही हैं, स्पेशली पीपली के आसपास आ रही हैं, पीपली फेदरा रोड पे आ रही हैं, या वलिंदा के पास में आ रही हैं, शैला के आसपास जो चीज़ें आ रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हमने हर शहर में इस ट्रेंड को देखा है कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी एयरपोर्ट के जितने नज़दीक रहती है उसके प्राइस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। जिसकी कनेक्टिविटी फर्स्ट क्लास है, एयरपोर्ट के पास में है, उसके उतने ही प्राइस ज़्यादा तेज़ी से आपके बढ़ेंगे। ये एग्जांपल हमने गुड़गांव में भी देखा है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइस आज सेक्टर 112, 113 इनकी बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू जो पीछे के सेक्टर हैं, जहाँ पर न्यू गुड़गांव भी आ जाता है, या फिर आपके जॉय वेलर वगैरह भी 102 वगैरह। हालांकि वो सारे भी बड़े हैं, लेकिन जो जितना क्लोजर है वो उसके ज़्यादा प्राइस आपके बढ़े हैं। तो उस विसिनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक सवाल और भी उठता है कि जब अहमदाबाद में ऑलरेडी एयरपोर्ट है तो धुलेरा में एक और एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। देखिए क्या है कि आज अगर हम दुबई की भी बात देखें या लंदन की भी बात करें तो वो सारे सिटीज़, या इवन अपनी दिल्ली की भी बात करें तो इन सिटीज़ के जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो काफ़ी, उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम पड़ गई है। और अहमदाबाद में भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी आज मैं कहूँगा कि छोटा है अहमदाबाद की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये जो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद का आने वाले टाइम में एक प्राइमरी एयरपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी 70 किलोमीटर के डिस्टेंस जिसमें 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक अहमदाबाद का प्राइमरी एयरपोर्ट इन फ्यूचर होने वाला है। जैसा कि अभी दुबई में भी आप देख रहे हैं कि जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो प्राइमरी एयरपोर्ट रहेगा, और एग्जिस्टिंग जो है उसको सिर्फ कार्गो पर्पज से ही यूज़ किया जाएगा। तो सेम वे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मॉडर्न सुविधाओं के साथ में आया है, उसको ही अहमदाबाद का प्राइमरी एयरपोर्ट रहेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि टाटा सेमीकंडक्टर का क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो टाटा सेमीकंडक्टर जैसे मैंने बोला कि 2028 तक आते आते 120 एंसिलरी यूनिट्स के साथ में लगभग 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट करेगा। तो वही सही टाइम है। टाटा इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो कि धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी में
इम्पैक्ट अपने को करेगा। अब जो सबसे जो कंफ्यूजिंग सवाल है लोगों को, मतलब जो जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा कि राइट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेनली 3 माइक्रो मार्केट है। एक है आपका पीपली के आसपास का जो पीपली फेदर रोड है, दूसरा है आपका धंधुका रोड और तीसरा है काशिंद्रा रोड। तो देखो तीनों ही लोकेशन की अपने अपनी मतलब प्लस पॉइंट है, अपने अपने माइनस पॉइंट है, लेकिन अगर इनकी लोकेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर 1 लोकेशन पे हमेशा पीपली फेदरा आ रहा है आपका। रीज़न क्या है कि पीपली फेदरा एक रनिंग स्टेट हाईवे है जहाँ पे दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं। 4 लेन का स्टेट हाईवे है 12 किलोमीटर का। दूसरी साइड हम बात करें तो गैलोप्स जो रेस्टोरेंट है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो उस स्टेट हाईवे नंबर 40 की जो एनर्जी है, वाइब्स है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। प्लस में अगर हम पीपली लोकेशन की मैं बात करूं तो वो जस्ट 5 किलोमीटर अवे हो जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, या इवन मैं कहूँ 10 किलोमीटर की रेडियस में भी आपको कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है विद द बेटर कनेक्टिविटी, तो आपको उसको जरूर जाना चाहिए। मैं एक रीज़न और भी मैं बोलता हूँ इसके जो पीपली फेदर रोड पे इन्वेस्ट करने का, कि धुलेरा की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको तो सारे ही मतलब जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही एंजॉय करेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पीपली फेदरा रोड पे हैं ये धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ में एयरपोर्ट की विसिनिटी और अहमदाबाद की नज़दीकी को भी एंजॉय करेंगे। अगर आपकी धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी लेट्स से थोड़ी धीरे भी चल रही है या कल कुछ चीज़ें डिले भी होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के डेवलप होने की वजह से भी इस लोकेशन के सारे प्रोजेक्ट की प्राइस अप करेंगे। भले ही धुलेरा स्लो भी चले, भले ही धुलेरा कल को मैं कहता हूँ 2 साल के लिए पॉज भी कोई लग गया, तो भी बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट की विसिनिटी इस लोकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ स्टोरी तो ऑल टुगेदर डिफरेंट जाएगी। अब बात करते हैं धंधुका रोड की, या तो धंधुका रोड नो डाउट स्टेट हाईवे वो भी है आपका और एक अच्छी कनेक्टिविटी का रोड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा एयरपोर्ट से दूर हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, आई वुड से कि अच्छा खासा दूर हो जाता है। धुलेरा की अगर मैं बात करूं, मतलब धंधुका रोड की मैं बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं आपके आई वुड से करीब 20 किलोमीटर दूर हो जाते हैं एयरपोर्ट से, बट एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में है। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पीपली फेदरा रोड पे नहीं मिलती है तो मैं कहूँगा कि फिर आपके पास में धंधुका रोड की भी एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में अच्छी ऑप्शन है वो। तीसरी मैं बात करूँगा काशिंद्रा MDR रोड की जो आपकी है वो। तो काशिंद्रा के साथ में जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो TP1 का इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी नज़दीकी को वो एंजॉय करता है, तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आपको एक ठीक ठाक एप्रिसिएशन मिलेगा, बट वैसा नहीं मिलेगा जैसे एयरपोर्ट की विसिनिटी के साथ में मिलता, बट स्टिल वो भी एक आपकी अच्छी है। तो मैं बोलूँगा कि नंबर 1 आपका है पीपली फेदरा रोड, नंबर 2 आप काशिंद्रा पे कंसिडर कर सकते हो, तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा कि धंधुका रोड को आपको कंसिडर करना चाहिए। अब मैं आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें से आप लोगों के सामने एक चीज़ बार बार घूम के आती होगी कि वहाँ पर प्लॉट में भी लोडिंग जाती है। तो प्लॉट में लोडिंग का कॉन्सेप्ट तो स्पेशली नॉर्थ इंडियंस ने तो कभी नहीं सुना है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया होता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये प्लॉट की लोडिंग है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। प्लॉट की लोडिंग का ये है कि जैसे टिपिकली हम जैसे गुड़गांव में अगर कोई एक अपार्टमेंट लेते हैं 2000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें से कुछ कॉमन एरियाज में कुछ एरिया कॉमन एरिया जैसे आपका लिफ्ट लॉबी हो गया, आपकी सीढ़ियाँ हो गई, पार्क हो गया, क्लब हाउस हो गया, उसमें यूज हो जाता है। तो 2000 स्क्वायर फीट के एक अपार्टमेंट में अपने को जो यूजेबल एरिया कारपेट एरिया वो कहीं ना कहीं 1200-1300 स्क्वायर फीट ही मिलता है। बाकी मतलब 700-800 स्क्वायर फीट हमारा कॉमन एमिनिटीज में यूज हो गया, जिसको लोडिंग बोलते हैं। और ये जो फैक्टर है लोडिंग, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपार्टमेंट में महाराष्ट्र में लोडिंग नहीं जाती है, वहाँ पे सिर्फ कारपेट पे ही यूज होती है। और महाराष्ट्र का कोई इंसान जब दिल्ली आके NCR में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, अपार्टमेंट परचेज कर रहा होता है, तो वो ऐसा ही सरप्राइज होता है कि यार ये लोडिंग क्या चीज़ है। तो सिमिलरली गुजरात में भी प्लॉट में अगर हम बात करें तो वहाँ प्लॉट में भी लोडिंग जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि आप प्लॉट अगर एग्जाम्पल मैं ईजी कैलकुलेशन के लिए रखता हूँ, 100 गज का अगर आप एक प्लॉट ले रहे हो तो उसमें से लगभग 35% के आसपास, या किसी प्रोजेक्ट में 40% भी होता है, 40% 35 से 40% ऐसा एरिया होता है जो आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलता। वो उस एरिया को यूज़ किया गया है रोड्स में, कॉमन रोड्स में, पार्क्स में, जो एमिनिटीज़ उसमें दी गई हैं उसमें। आई नो कि हम नॉर्थ इंडियंस के लिए ये काफ़ी एक नया मतलब कॉन्सेप्ट है, बट गुड पार्ट इज दिस कि अगर आपने 100 गज का प्लॉट लिया है तो आपकी रजिस्ट्री भी 100 गज की ही होगी, जिसमें क्लियरली ये लिखा होगा कि इसमें से ये 35 या 40 गज यूज हुआ है कॉमन एमिनिटीज में, और जब आपको इसको बेचोगे तो बिकेगा भी ये 100 गज पे ही सारा का सारा। पहले क्या होता था कि टिपिकली जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में होता था, इसी तरीके से प्लान पास हो जाता था। लेकिन कुछ डेवलपर्स ने क्या किया कि जो कॉमन एमिनिटीज के प्लॉट्स हैं या क्लब हाउस का एरिया है या मतलब कुछ भी जो कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर
जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी कलेक्टिव ऑनरशिप नहीं है, तो बिल्डर उस एरिया को बाद में बेच देते थे। तो जो कॉमन एरियाज बेसिकली दिए गए थे वहाँ के रेजिडेंट्स के, उनको बेच दिया गया। तो इस तरह की काफ़ी मतलब गलत प्रैक्टिसेस वहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से सरकार ने प्रपोज किया कि आप प्लान पास ही इसी तरीके से करवाओ कि जो कॉमन एरियाज़ हैं, भले वो कॉमन सड़कें हैं, आपकी कॉमन पार्क हैं, क्लब हाउस है, उन सब की जो कलेक्टिव ऑनरशिप वहाँ के रेजिडेंट्स में हो और उन सबका जो एरिया यूज हुआ है उसका लोड डाल दिया जाए सारे के सारे रेजिडेंट्स के ऊपर। इसलिए इस चीज़ की जरूरत पड़ी थी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि देखो, ये कहीं ना कहीं एक रेजिडेंट्स के फेवर में ही है कि अब जब लोडिंग गई है तो बिल्डर ना तो आपको क्लब हाउस के अलग से पैसे ले सकता है, ना वो क्लब हाउस को किसी बाहर की पार्टी को पैसे लेके यूज़ करवा सकता है, ना वो कोई पार्क को कोई हिस्से को बेच सकता है, ना कोई कॉमन एरिया के किसी हिस्से को बेच सकता है। तो ये आपके फ़ायदे की बात करते हैं। दूसरा, काफ़ी लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि यार मैंने 6,000 का अगर खरीद रहा हूँ तो इफेक्टिवली मेरे को 10,000 का पड़ रहा है। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की भी मैं बात करूं तो जो लोडिंग गई है उसका प्राइस का या उसके जो पैसा जो लगा है बिल्डर का, वो कहीं ना कहीं प्लॉट के ऊपर ही डाला गया है। तो वहां पर भी आपके ऊपर प्लॉट पे ना डाल के प्लॉट आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है। अगर वही चीज़ लोडिंग ना होती तो 6,000 की चीज़ आपको 10,000 में भी मिल रही होती है। बट हैविंग सेड दिस, मैं यही बोलूँगा कि हाँ, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि आप जो प्लॉट ले रहे हो उसमें से 35 या 40% आपको कम मिलेगा फिजिकल यूज़ के लिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आपको 200 गज का एक प्लॉट यूज़ करने के लिए चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आपको 300 गज के हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। बट हाँ, यस, लोडिंग का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। रजिस्ट्री के प्रोसेस की मैं बात करूँ तो गुजरात ने एक डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है। उसमें क्या है कि जैसे ही हम पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो बिल्डर आपको एक सेल डीड की ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी आपके घर पे कुरियर करके भेजते हैं, जिस पे आप हर पेज पे ब्लैक पेन से साइन करते हैं, 2 जगह थंब इंप्रेशन लगाते हैं, 2 फोटोग्राफ्स लगाते हैं, 2 आईडीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके बिल्डर के पास में भेजते हैं। बिल्डर भी पूरा काम करता है और उसके बाद में वो अथॉरिटी में लेके जाते हैं। अथॉरिटी में एक डेट मिलती है जो कि जनरली 3 से 4 वीक के बाद की होती है। उस डेट पे बायर का वहाँ पे होना या ना होना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको जाना ही है तो आप उस डेट पे जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि बायर के बिना गए भी वहाँ पे रजिस्ट्री हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, यस, जब फ्यूचर में जब आप उसको बेचोगे तब आपको डेफिनेटली वहाँ पे बेचने के लिए, साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। और नॉट ओनली रजिस्ट्री, वहाँ पर एक प्रोसेस और भी है कि जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, वहाँ पे क्या सब जगह होता होगा आई बिलीव, कि जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उससे 3 से 6 महीने के बाद में वहाँ का जो सरकारी लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल है विच इज़ anyror.gujarat.gov.in, उसके ऊपर भी आपका अपना नाम वगैरह सब कुछ पूरा लिख के आ जाता है, तो आपकी म्यूटेशन प्रोसेस भी हो जाता है। अब कुछ लोगों का कंसर्न है कि यार धुलेरा हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, इसमें मतलब इतना लंबा टाइम क्यों लिया है। देखिए क्या है कि इसका ऑफिशियल जो किक ऑफ हुआ था 2012 में हुआ था, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में मोदी जी की सरकार थी उस टाइम पे। तो 2012 में इसके सीईओ जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब विच इज एन आईएएस ऑफिसर, उनको अपॉइंट किया था। उस टाइम पे उन्होंने हेल्प्रो कंपनी को ऑनबोर्ड किया था जिसने पूरे 5 साल का टाइम लिया इसकी पूरी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में। 2017 में इसका एक्टिवेशन एरिया और एबीसीडी बिल्डिंग है उसका काम शुरू हुआ। उसके बाद में 2020 तक आते आते ये चीज़ कंप्लीट हुई। तो 2 साल हाँ कोविड की वजह से कंप्लीटली खराब हो गए और 2022 के बाद में इसमें फिर से काम शुरू हुआ सारा का सारा। 2022 इज़ द राइट टाइम जहाँ पर इसकी एक्चुअल ग्रोथ का टाइम शुरू हुआ था, जब भले वो आपका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का काम हो, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, इस सिटी को जब डिज़ाइन कर रहे थे तब से ही इसके पीछे एक विजन था कि इसको हम सेमीकंडक्टर सिटी बनाएंगे। तो पहले काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि इसमें फॉक्सकॉन आएगा, वेदांता आएगा, लेकिन जब लास्ट ईयर गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था तो उस टाटा के नाम पे मोहर लगी थी और टाटा को मतलब ये पूरा मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया था, टाटा ही अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगी। तो लास्ट ईयर से यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, भले ही उसमें टाटा सेमीकंडक्टर की हम बात करें या डिफेंस एयरक्राफ्ट की अनाउंसमेंट की बात करें या एक्सप्रेसवे की स्पीड की बात करें या एयरपोर्ट की स्पीड की बात करें, अभी आइनॉक्स प्रोडक्ट की हम बात करें, जबील की बात करें, रिन्यू की बात करें, अभी मारुति भी उसको फाइनल कर रही है। तो अभी इस टाइम पे 2022 के बाद में इसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और दूसरा एक बात और भी है कि ये एक आपकी ग्रीनफील्ड सिटी बन रही है। तो जब एक सिटी जो जहाँ पर अगले 100 साल की रिक्वायरमेंट को
पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग एंड डिजाइनिंग की गई है, तो ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली टाइम लगता है। अब अगला सवाल आता है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। काफ़ी लोगों का मतलब कंफ्यूजन रहती है कि हमें जो SIR के अंदर करना चाहिए या जो डेफिनेट जोन है उसमें करना चाहिए। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि ये प्योरली आपकी चॉइस है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हर जगह की, जो मैं आपको ब्रीफली शेयर कर देता हूँ। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने 18 मिनट का अलग से बना रखा है, जो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। जिसको आप SIR बोलते हैं वो बेसिकली 22 गाँव की ज़मीन है जिसमें लैंड पूलिंग हुई है। अब उस 22 गाँव की ज़मीन में अभी टोटल 422 स्क्वायर किलोमीटर है जिसको डेवलप किया जाएगा। अभी डेवलपमेंट हुई है सिर्फ 22 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। अगर आप उसके अंदर कोई ज़मीन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एक डिमार्केटेड लैंड पार्सल मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें मतलब आप बाउंड्री कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं भी लेते हो तो आपको एक वर्चुअल लैंड मिलेगी, जो डिटेल में मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप दो कॉम्प्लिकेशंस के साथ में ओके हो कि आपको एक ऐसा लैंड पार्सल जो देखने को नहीं मिल रहा, प्लस में आपको प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लैंड की हिस्सेदारी की रजिस्ट्री चाहिए, तो आप SIR के अंदर जो नॉन एक्टिवेशन एरिया है उसमें कंसिडर कर सकते हो। बट मैं वहाँ पे आपको पर्सनली सजेस्ट अभी नहीं करूँगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आपके आती है वो आता है डेफिनेट जोन, जिसमें आपका एयरपोर्ट आता है, MRO आता है, डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है, जिसके अंदर आपका एरो सिटी आता है, मेरिट होटल आता है, कैडिला की 250 एकड़ की यूनिवर्सिटी आती है, जिसके पास में ही लोथल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, जो 11 गांव की जमीन जहां पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर एंड अपग्रेड किया जा रहा है, वहां पर आज सारे डेवलपर्स के पास में जमीन हर जगह है। SIR में भी है, डेफिनेट जोन में भी है। बट डेफिनेट जोन में लेने का फायदा आपको ये है कि यहाँ पर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे 35 एकड़ 40 एकड़ में मिल जाते हैं, जहां पर सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज़ आपको पूरी अंदर मिल जाती हैं, प्लस में आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है, आप प्रोजेक्ट को जाके देख सकते हो। तो मेरा सजेशन एंड पर्सनल टेक ये है कि आपको डेफिनेट जोन में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब एक सवाल घूम फिर के और आता है कि वहाँ पे बैंक लोन क्यों नहीं है। देखिए, बैंक लोन डे 1 से गुड़गांव में भी नहीं था, डे 1 से ये किसी भी लोकेशन पे नहीं होता है। बैंक भी क्या करता है कि किसी भी लोकेशन को एक डेवलप होने का इंतजार करता है। आज धुलेरा बैंक्स के क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, जिसके चलते बैंक आज लोन नहीं कर रहा। दैट डजंट मीन कि उस प्रोजेक्ट में कोई कमी है या उस डेवलपर के साथ में कोई कमी है। आप वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपर को उठा के कर लो, किसी भी प्रोजेक्ट में बैंक लोन नहीं है। उसका इकलौता यही रीजन है कि धुलेरा बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से आज बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचता है कि वहाँ पर रेरा नहीं है तो क्या, तो मैं आपको बताता हूँ रेरा का जो अल्टरनेटिव है वो यहाँ पे है AUDA, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ की टाउन प्लानर है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA, उससे अप्रूव होते हैं। रेरा आज क्योंकि वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं तो वहाँ पर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो बिल्डर्स ने भी इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ किया है कि हम जब तक रेरा मैंडेट नहीं होता है तब तक हम इसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसेंगे। सेकेंडली, जो रेरा सेफ्टी नेट अपने को देता है वो सेफ्टी नेट बिल्डर ने ही यहाँ पे दे दिया, क्योंकि बिल्डर कोई ऐसी चीज़ तो आपको बना के दे नहीं रहा कि कोई बिल्डिंग बनाने का कमिटमेंट जो 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम लगेगा। वो तो प्लॉट आपको ओपन प्लॉट दे रहे हैं, तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री क्योंकि वो इमीडिएट हाथों हाथ दे रहे हैं, तो रेरा का जो सेफ्टी नेट है वो भी बिल्डर अपने को वैसे के वैसे दे ही देता है। तो इस तरीके से रेरा भी नहीं है। तो आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे किया होगा। बट उसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बचते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं उनको सबको आंसर करेंगे, और आपकी पूरी तसल्ली होने के बाद में ही आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उस चीज़ की जिम्मेदारी मैं और मेरी टीम लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।